हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 26। इससे पहले ऑलरेडी हमने 25 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है। पहला है, खरीफ वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। बी ऑप्शन में है, खरीफ वर्षा ऋतु का आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। सी कह रहा है, रवि वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि यह कथन बिल्कुल सही नहीं है कि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु में फसल काटी जाती है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, सही क्या है? सही ये है कि खरीफ जो है ये वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। और ये भी सही है कि रबी वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि फसल को जलवायु के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। एक है रबी फसल, एक है खरीफ फसल और एक है जायद फसल। रबी फसल शरद ऋतु में प्रारंभ होती हैं और वसंत ऋतु के प्रारंभ में फसल काट ली जाती हैं। गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन मुख्यतः रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जबकि खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, बाजरा, पटसन, मक्का और कपास आदि ये सभी आते हैं। जायद फसल के अंतर्गत 2 फसलों के बीच में छोटी अवधि में उगाए जाने वाले फसल हैं, जैसे कि रागी, मूंग, उड़द, तरबूज और खरबूज। ठीक है, तो ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल आगे भी आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन, जिसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं, निम्न में से कौन सा है? अफ्रीका वन, अल्पाइन वन, सुंदर वन, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा गरान वन अर्थात सघन मैंग्रोव वन सुंदरवन है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे बाघ, हिरन, मगरमच्छ प्राणी पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि गरान वन पर्यावरण की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि मैंग्रोव वन समुद्र तटीय कटाव को रोकती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये नोट्स में यहाँ दिया गया है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और ये पॉइंट जो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि शीतकाल में भारत में साइबेरियाई जो सारस हैं वो केवलादेव घनी पक्षी अभयारण्य बिहार में प्रायः दिखाई देते हैं। आपको कमेंट करके बतानी है कि ये केवलादेव घना जो पक्षी अभयारण्य है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा ऋतु, रबी ऋतु, खरीफ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, खरीफ फसल मई जून में शुरू होता है जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी रबी फसल के बारे में याद रखना है कि रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, और नकदी फसल का कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। नकदी फसल के उदाहरण में कौन कौन आते हैं? कहवा, चाय, जूट, तंबाकू, ठीक है, रबड़, ये सभी नकदी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा, मिश्रित खेती। ये क्या है? तो मिश्रित खेती कहते हैं जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, है ना, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे सही होगा। बाकी फिर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे है आपके लिए, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? देखेंगे आप लोग कि शीत ऋतु में पूछ रहे हैं आपसे कि किस तरह का मौसम होगा तो आप ज़्यादा ठंडा महसूस करेंगे। साफ मौसम होगा तब, या मेघाच्छन्न मौसम होगा तब, आर्द्र मौसम होगा तब, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, शीत ऋतु के दिनों में साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कथन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है,
जब बादल लगे छाए रहते हैं तो उस समय आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जो भी गर्मी है, जो भी उष्मा जो निकल करके जो रेडिएशन निकलती हैं, वो बादल क्या करते हैं, एक तरह से परत की तरह, चादर की तरह वो ढक लेती हैं, जो कि बाहर निकलने नहीं देता, जिससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ठीक है, जबकि खुला जब मौसम होगा, साफ मौसम होगा, तो रेडिएशन सभी निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, जिससे हमें ठंड ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, फिलहाल ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये लद्दाख की राजधानी जो लेह है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि भारत में लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, भारत में बात करें तो जो कच्छ है ना आपका, जो गुजरात में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा। हाँ, लेह जो है ये जो दूसरा स्थान पे आता है, भले लेह जो लद्दाख की राजधानी है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इसको आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे कि ऋतु परिवर्तन का कारण सूर्य का परिक्रमण पृथ्वी द्वारा करना है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का परिक्रमा जो कर रहा है कौन, पृथ्वी, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, जबकि पृथ्वी अपने एक्सिस से जो घूम रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है, घूर्णन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, या यूँ कहें दिन रात होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर रहे तो फिर समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इस सवाल का आंसर किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए, सबका, सभी स्टूडेंट का इसका आंसर सही होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितने लोगों का सही हुआ है। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल हम न जाने कितने बार करवाए हैं। ठीक है, तो स्वतः कृषि मिट्टी किसे कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे देखें कपास की अच्छी खासी इसमें क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये उर्वरकता अच्छा इसमें देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कपास की काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल धारण की अधिक क्षमता होती है, इस कारण इसमें नमी अधिक रहती है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ठीक है, बताना है, यहाँ पे दिए गए राज्यों में से बताना है किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। कौन कौन, एक तो म्यांमार से लगती हैं, एक भूटान से लगती हैं, और एक आपका चीन से लगते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप पर कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका नीला कलर वाला अरुणाचल प्रदेश। तो इधर देखेंगे म्यांमार से सीमा लग रहा है एक तो, ठीक है, और एक इधर चीन के साथ लग रहा है, और एक यहाँ पे भूटान के साथ लग रहा है। तो 3 देशों के साथ सीमा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक असम था, तो असम देखेंगे ये वाला असम है। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक जिनका एक देश है जिसका बांग्लादेश के साथ इसका सीमा लग रहा है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि ये बाउंड्री लग रहा है यहाँ पे, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो असम नहीं होता। और एक और ऑप्शन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान देखिए यहाँ पे है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान, तो इसे सीमा किसके साथ लग रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ सीमा लग रहा है, सिर्फ एक देश के साथ। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो 3 देशों के साथ सीमा किसका लग रहा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारा मैंने पॉइंट को नोट किया है, देखा जाए क्या क्या है। एक तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ठीक, पूरब में म्यांमार है, ठीक है, पश्चिम में भूटान है, और उत्तर में चीन की सीमा मिलती है। ठीक है, आप मैप पर भी देख सकते हो, वहाँ पे हमने तो दिखाया था। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है, त्रिपुरा है। अब देख सकते हैं 3 ओर से यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये है आपका त्रिपुरा। तो 3 ओर से घिरा हुआ है ना, एक तो ओर से यहाँ पे देखेंगे असम से घिरा हुआ है, और इधर देखेंगे यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है ये क्या है, ये बांग्लादेश है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि एक ओर से ये असम से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ ये देखेंगे मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 3 पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, और बांग्लादेश के साथ लगता है, क्योंकि बांग्लादेश से ही तो अलग हुआ था ना पश्चिम बंगाल, तो सीमा तो उसके साथ लगेगा ही। ठीक है, और एक लगता है नेपाल के साथ, और एक भूटान के साथ। देखिए मैप पर कहाँ पे,
ये इसके बाद हम लोग कर रहे हैं, ये आपका ग्रीन वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है आपका ये भूटान और इधर है नेपाल। तो ये इधर से लग रहा है, इधर से नेपाल से, इधर लग रहा है आपका भूटान से। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और एक सिक्किम से लग रहा है, राज्य से। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं और कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो हम लोग देख लिए, भूटान, चीन, म्यांमार था, ये म्यांमार हो गया। ठीक है, सुधार लीजिएगा या फिर PDF में हम सुधरवा देंगे। फिर है सिक्किम, तो सिक्किम में देखेंगे यहाँ पे नेपाल, चीन और ये भूटान के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ समझिए जैसे कि ये भूटान है, माफ़ कीजिएगा ये सिक्किम है। ठीक है, तो ऊपर में चीन लग रहा है, यहाँ पे भूटान है और इधर है नेपाल। ठीक है, ऐसा ही है ना सिक्किम। यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला है सिक्किम, तो ऊपर है आपका चीन, इधर है नेपाल, इधर है भूटान। ठीक ना, क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, असम भूटान व बांग्लादेश को छूता है। ठीक है, असम किसको छू रहा है? भूटान व बांग्लादेश को छूता है। अच्छा, ये असम भूटान को छू रहा है, बांग्लादेश को, बांग्लादेश तो ठीक है, भूटान कहाँ छू रहा था? ये तो मुझे भी कन्फ्यूजन, हाँ ये तो ये पार्ट है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे हमने शायद बता दिया था गलती। ये देखेंगे असम एक तो लग रहा है आपका किससे? बांग्लादेश से, और यहाँ भूटान से भी लग रहा है, दो राज्यों, दो देशों से लग रहा है इसी सीमा। ठीक है, एक भूटान के साथ और एक यहाँ पे हल्का सा टच कर रहा है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार को छूता है, और उत्तराखंड देखेंगे कि नेपाल और चीन को छूता है। ठीक है, उत्तराखंड देखेंगे ऊपर में है, यहाँ पे ये रहा आपका उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे देखेंगे चीन है और इधर ये नेपाल है। तो दो देशों के साथ सीमा लगता है उत्तराखंड का। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश का सिर्फ किससे लग रहा है? इधर नेपाल से। ठीक है, और वहीं फिर बात करें हम लोग यहाँ पे बिहार का, तो वहाँ सिर्फ लग रहा है किससे? नेपाल से ही। ठीक है, चलिए बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए लिया जाए अगला सवाल, अब बहुत डिस्कस हुआ वहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती हैं और जिसे लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बताना है कौन सी फसल है वो, चाय, गेहूँ, चावल, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर। तो ध्यान रखना है, चावल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती हैं और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल भी है। चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल में भारत में बोई जाती है, ये भी याद रखना है। और चावल का प्रमाण भारत में सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, याद है किसी को? कोल्डिवा से मिला था। कोल्डिवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? तो वेलन नदी घाटी के क्षेत्र में ये स्थित है ये। ठीक है, वहीं बात करें गेहूँ के बारे में, तो गेहूँ भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, तो इतना बातें आपको फिलहाल याद रखनी है। साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि पूरे वर्ल्ड में चावल के लिए सर्वाधिक बोई जाने वाली भूमि भारत में ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। क्यों? जरा सोचिए, खुद से कॉमन सेंस लगाइए, क्या हो सकता है? हम कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में चावल के लिए सर्वाधिक बोई जाती है भारत में, क्या? चावल। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो नंबर आता है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ऐसा क्यों? कहने का मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हम इसका कृषि कर रहे हैं, चावल का, लेकिन उत्पादन के बात करें तो दूसरे स्थान पर आते हैं, कम कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो खुद से कॉमन सेंस लगा सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर यदि चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आखिर इसका रीज़न क्यों है कि हम सबसे ज़्यादा क्षेत्र में चावल की खेती करते हैं, लेकिन उत्पादन करने के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ऐसा रीज़न क्या है, क्या कारण है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं पहले, क्या होगा? आंसर हमने बता दिया था, इसका आंसर शायद चावल होगा। ठीक है, और बाकी इसमें चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और चावल का कटोरा अगर पूछा जाए कि किस डेल्टा को कहा जाता है, तो याद रखना है कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है उसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको निश्चित तौर पर याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पे सवाल है, अनुसंधान संस्थान और इधर दिया हुआ है मुख्यालय। बताना है कौन सा मिलान सही है। ठीक है, कौन सा मिलान सही है? तो पहला दे रखा है रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, ये कथन बिल्कुल सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे सरकरा अनुसंधान संस्थान, ये चेन्नई में कह रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है, ये कानपुर में है जी। ठीक है ना। और चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ कह रहा है यहाँ पे। तो याद रखना है कि चर्म वाला जो है ना, ये चर्म अनुसंधान संस्थान आपका आया यहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ये थिंक थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिए।
हाँ चेन्नई में है, ठीक है ना, चेन्नई में है, तो ये भी गलत है, ये चेन्नई में है। तो ये दो गलत हो गया। पूछ रहा था सही मिलान कौन सा है, तो कौन सही मिला हम लोग को मिला सिर्फ ए ऑप्शन, रेशम अनुसंधान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, बाकी हमने लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आपके पास लगभग 3 और 3 6 7 यहाँ पे लिस्ट है, ज़रूर याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में शायद टपक जाए। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है बीपीएससी का। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, ठीक है। सरकार अनुसंधान संस्थान कानपुर में, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। ठीक है, और एक और भी पूछा जाता है आलू वाला। ठीक है, आलू का जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, और शिमला तो जानते हैं बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल आप लोग की तरह, है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल, ज़्यादा चापलूसी नहीं करेंगे हम। सवाल है यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, कितना था, कितना है नहीं कितना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या जो है किसका है, किस राज्य का है, बिहार का है, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। और दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि क्या रीजन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडा हो जाता है, कि पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुँचती, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा ही होता है। और भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के जो मानसून है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। कौन कौन, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बिहार के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद नहीं है। ठीक है, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बिहार के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद नहीं है। सिक्की घास के उत्पाद, खतवा शिल्प, सुजनी कढ़ाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सिक्की घास के उत्पाद, खतवा शिल्प, सुजनी कढ़ाई, ये सभी देखेंगे कि ये सभी क्या हैं, ये सभी जो उत्पाद हैं वो बिहार के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ये सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं बिहार का। ठीक है, बाकी और भी हैं, यहाँ पे हमने लिस्ट ले रखा है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए, शाही लीची है, भागलपुरी रेशम है, भागलपुरी जर्दालू है, कतरनी चावल है, मगही पान है। ठीक है, ये मगही पान होगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, और ये मंजूसा होना चाहिए था। ठीक है, मंजूसा कला। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइपिंग हो गया है, ये मगही पान हो गया अलग, और मंजूसा कला है, एक कला है। ठीक है, मंजूसा कला है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो अलग है। और एक है सिलावा खाजा, और एक है मधुबनी चित्रकला। ये सभी देखेंगे कि बिहार के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद हैं। ठीक है, फिलहाल इतना मेरे नज़र में था, हमने जितना भी आया था वो सबने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी और भी अपडेट होगा तो एग्ज़ाम से पहले हम बिल्कुल भरोसा पर कर सकते हैं, अपडेट आपको हम करवा देंगे, 110% श्योर रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, किस वर्ष तक बिहार सरकार के द्वारा हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ज़बरदस्त सवाल है आपके लिए, बताना है किस वर्ष तक बिहार सरकार के द्वारा हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2025, 2030, 2040, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है 2025 तक,
कब? 2025 तक बिहार सरकार के द्वारा हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, अर्थात सरकार के पास सिर्फ 1 साल बचे हैं इस वादे को पूरा करने के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 2030 यहाँ पे क्या कुछ कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया वो क्या रखा गया है, ध्यान रख से सुनिएगा, ठीक है। शायद हमने पॉइंट यहाँ पे नोट नहीं किया है, हम आपको बता दे रहे हैं। 100% साक्षरता इन टारगेट रखा गया है, ठीक है। 100% जो साक्षरता दर है वो प्राप्त करनी है, ठीक है। एड्स को पूरी तरह से ख़त्म करना है। ध्यान सुनिएगा, हम लिख नहीं रहे कि टाइम ज़्यादा सा लग जाएगा, हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा। 2030 तक हम कह रहे हैं कि एड्स का पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा, उन्मूलन किया जाएगा, 100% साक्षरता दर प्राप्त कर लिया जाएगा, साथ ही साथ हेपेटाइटिस का उन्मूलन किया जाएगा, साथ ही साथ सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी की जाएगी। अर्थात जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें से 50% की कमी लानी है। अब कैसे लाएगा वो वहाँ का टेक्निकल जाने कि उस तरह से कैसे उन लोग क्या काम करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिर्फ याद ये रखना है कि सड़क दुर्घटना में 50% की कमी की जानी है, हेपेटाइटिस का उन्मूलन किया जाना है, 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करनी है और एड्स का पूरी तरीके से खात्मा करना है, ठीक है। तो ये 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पे है 2040, क्या ये भी इसका कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? बिल्कुल है। 2040 तक ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। 110% गारंटी है, ये सवाल किसी न किसी बिहार के एग्जाम में सवाल फेंका जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई है 2040 तक, ये बिहार सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ष 2024 का भी एक लक्ष्य रखा गया है जो प्रेजेंट चल रहा है। अब पता नहीं अब ये हो पाया कि नहीं हो पाया, अब तो ये सर्च करने वाली बात है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करना था वर्ष 2024 तक। आई थिंक इनके पास 1 महीना और बचा हुआ है। आप पता कीजिए कि पटना मेट्रो रेल परियोजना कितना पूरा हुआ है, कितना % बाकी है, क्या कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी लक्ष्य रखा गया, वर्ष 2024 तक लक्ष्य ये रखा गया था, पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य, ठीक है। तो अब बाकी यहाँ पे 2025 का और भी क्या क्या लक्ष्य रखा गया था? एक तो हमने बता रखा था ना, ये हर खेत को पानी, इसके अलावा और क्या क्या था? हर घर में प्रीपेड मीटर लगाना था 2025 तक। निर्यात को 20 गुना बढ़ा करके देश से कुल निर्यात का 10% करना था 2025 में ही, 2025 तक, ठीक है। और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो था, वो 7 जो लक्ष्य दिए गए थे, है ना, आत्मनिर्भर भारत बिहार के 7 निश्चय में जो 2 थे, 1 भी आया था, उसके बाद 2 भी आया था, तो वो भी जरूर कहीं ना कहीं खोजिएगा डेटा को कि 7 निश्चय कौन कौन थे। उसके जो लक्ष्य हैं वो भी 2025 तक उसको पूरे करने हैं, यानी कि लक्ष्य को हासिल करनी है। साथ ही साथ टीवी का जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करना है। एड्स कब ख़त्म करना है? 2030 तक, और टीवी ख़त्म करना है 2025 तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? 2025 तक टीवी ख़त्म करना है और 2030 तक एड्स को ख़त्म करना है, ठीक है। एड्स जिस दिन ख़त्म करेंगे उसी दिन हम साक्षरता दर भी प्राप्त कर लेंगे और उसी दिन हेपेटाइटिस को भी दूर करेंगे और दुर्घटना को भी 50% कम करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पे कुछ कुछ हमने पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे 2025 का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे हमने नोट कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया दृष्टि ऐप क्या है? बताइए अब कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया दृष्टि ऐप क्या है? सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निरीक्षण करना, या अपराधियों को डेटाबेस रखना, या ट्यूबवेल आदि के निरीक्षण हेतु, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निरीक्षण करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया दृष्टि ऐप क्या है? सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को निरीक्षण करना, ठीक है। और यही याद रखना है यहाँ पे कि अपराधियों का डेटाबेस, अपराधियों का, फिर से सुनिएगा, अपराधियों का डेटाबेस ये जो है इसके लिए भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उस एप्लीकेशन का नाम है चक्र ऐप। क्या नाम है? चक्र ऐप। यहाँ पे लिख देते हैं चक्र ऐप, ठीक है। वहीं ट्यूबवेल आदि के निरीक्षण हेतु भी एक एप्लीकेशन लाया गया है, इस एप्लीकेशन का नाम है, इसका फुल फॉर्म किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, AMWRD ऐप, ठीक है। बहुत सिंपल वैसे है, खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर ट्यूबवेल से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कृषि वगैरह से संबंधित होगा तो इसका फुल फॉर्म आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। तो ये वर्क आपके लिए है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि रोहतास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, बताना है रोहतास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सासाराम, छपरा, हाजीपुर, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है रोहतास का मुख्यालय सासाराम में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, छपरा किसका है? तो छपरा ये सारण का है, जबकि हाजीपुर किसका है मुख्यालय? तो ये आपका हाजीपुर है ना। हाँ, हाजीपुर ये है आपका वैशाली का, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि बिहार का सर्वाधिक दशक के जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि दशकीय होगा यहाँ पे, बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। ये ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, माफ़ कीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। ठीक है, रोहतास के बारे में और सुनिए ज़रा सा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास तो है ही है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी यही है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला भी रोहतास ही है। ये कहने का मतलब है कि चाहे महिला पूछे, चाहे पुरुष पूछे, या फिर टोटली ओवरऑल एवरेज पूछ ले तो भी रोहतास ही है, यानी कि तीनों का आंसर रोहतास ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक अधिक। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये दोनों को चावल का कटोरा कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है ऋतु परिवर्तन के कारण सूर्य का परिक्रमण पृथ्वी द्वारा करना है। बी कथन है कि दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना है। सी ऑप्शन में है कि किसी विशेष क्षेत्र में छोटी अवधि में जो परिवर्तन वातावरण में आता है उसे जलवायु कहा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? सूर्य का परिक्रमण करना पृथ्वी द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। बी में है कि दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने से क्या होता है? दिन रात होता है, जबकि सूर्य का परिक्रमा करना, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा करना क्या है? ये ऋतु परिवर्तन का कारण है। तो ये भी सही है, ए और बी सही है। सी देखिए क्या कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में छोटी अवधि में, देखिए क्या लिखा है, छोटी अवधि में जो परिवर्तन वातावरण में आता है उसे जलवायु कहा जाता है। छोटी अवधि में ये परिवर्तन वातावरण में ये जो आता है ना उसे मौसम कहा जाता है। ठीक है, लंबी अवधि में जो परिवर्तन आता है उसे जलवायु कहा जाता है। तो सी कथन यहाँ पे सही है। पूछा क्या है कि सही कौन सा है, तो ये ए और बी सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि विषुवत प्रदेश में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ पे? विषुवत प्रदेश में, यानी कि जो इक्वेटर के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर इक्वेटर है तो इसके आसपास वाले जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे कोई मौसम में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और बाकी तो बता ही दिए थे हम। यहाँ पे थोड़ा सा गलती टाइपिंग हुआ है। देखिए किसी विशेष क्षेत्र में छोटी अवधि में, ये छोटी अवधि नहीं होगा, लंबी अवधि होना चाहिए। यहाँ पे परिवर्तन वातावरण में आता है उसे जलवायु कहा जाता है, यहाँ पे बड़ी अवधि होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा फसल जायद फसल के उदाहरण है? रागी, मूंग, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है चाहे रागी हो, चाहे मूंग हो, चाहे तरबूज हो, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी और भी याद रखना है यहाँ पे जायद फसल के उदाहरण में से कौन कौन है। ये रागी है, मूंग है, तरबूज है, उड़द है, खरबूजा है। ठीक है, खरबूज के हैं या खरबूजा के हैं पता नहीं आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, खरबूज कहते हैं या फिर खरबूजा। ठीक है, बट याद रखना है रागी, मूंग, तरबूज, उड़द और खरबूज है, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। जायद फसल होता क्या है? तो याद रखना है कि दो फसलों के बीच में ये छोटी अवधि में उगाने वाला फसल है जायद फसल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा नदी, यहाँ पे असम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे असम है, ये नदी असम। ठीक है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं? ठीक है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं।
चलिए अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? दिहांग, माही, संकोश, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। सी कथन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल भी है आपके लिए। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 320, 315, 325, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 320, 315, 325, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है कि आप लोग 2011 वाला रट्टा मार के रखें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, लेकिन 2001 का पूछ रहे हैं हम आपसे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखना है 2001 ईस्वी में भारत का घनत्व जो था वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 325। ठीक है, सी ऑप्शन जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही होगा। कमेंट करके बताइए ईमानदारी से कि कितने लोग 325 आंसर दे रहे थे। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। ठीक है, बताना है आपको कि 20 में से आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचे तो फिर वही चीज़ कहेंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक कोई है मेरा जो स्टूडेंट है, कोई कह रही थी कि सर पॉलिटिकल साइंस भी शुरू कीजिए। देखिए एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास सोर्सेस उतना नहीं है, और हम वो ठीक है वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना स्टूडेंट भी तो होने चाहिए ना पढ़ाने के लिए। अब इससे कहने वाला कि 5-10 के लिए हम क्या ही पढ़ाएँ। तो अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अगर मेरा डिमांड और भी बढ़ता है कि और लोगों का कहना होगा कि हाँ सर पॉलिटिकल साइंस भी शुरू किया जाए, पॉलिटी शुरू किया जाए, तो बिल्कुल उसके लिए हम मेहनत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमको वक्त देना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए कब से शुरू कर पाते हैं, बस आप लोग का दुआ रहा तो ज़रूर शुरू करेंगे। बस आप लोग में के हाथ में ही है कितना आप लोग शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना वीडियो मेरा वायरल करवाते हो। ठीक है, मेहनत तो आपके लिए हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मेरा टीम इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ता है कि क्या उसके लिए टाइपिंग करवाना पड़ता है, फिर उसे रिव्यू करना पड़ता है कि क्या सही टाइपिंग किया हुआ है, क्या गलत है। इतना करने के बावजूद देखते होंगे आप लोग कि कुछ ना कुछ गलत मिस टाइपिंग हो ही जाता है ना। तो अगर अचानक से भार दे दीजिएगा मेरे पे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए फ़िलहाल। ठीक है, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा कि पॉलिटी का क्लास अभी फ़िलहाल मेरे लिए संभव नहीं है। जो है क्लियर है, हम ये नहीं कह सकते कि बस इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। तो अगर कमेंट अगर कम से कम 10-20 का भी आता है कि हाँ पॉलिटी शुरू किया जाए तो शुरू हम कर सकते हैं फिर। ठीक है, उसी लिए मेहनत करेंगे। फिर वही होगा कि थोड़ा ज्योग्राफी का क्लास एक दिन और एक दिन फिर पॉलिटी का कर लिया जाए, ऐसा हम कर सकते हैं फिर। या तो फिर आप लोग कहिएगा कि सप्ताह में कम से 1 दिन या 2 दिन हम पॉलिटी का क्लास ले रहे हैं और बाकी 5 दिन ज्योग्राफी का, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे पॉलिटी का क्लास अभी फ़िलहाल मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्षमा भी चाहूँगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर से कहेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।